राम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हुए पसमादा डेमोक्रेसी से। और पसमादा डेमोक्रेसी लगातार यूसीसी के ऊपर वीडियो लेके आ रहा है, डिबेट लेके आ रहा है। इससे पहले हमने 2 डिबेट कर रखे हैं हम उसके ऊपर। पहली डिबेट महिलाओं के साथ मिलके की थी, दूसरी डिबेट जो है पुरुषों के साथ थी, पसमादा पुरुषों के एक्टिविस्टों के साथ मिलकर हमने की थी। और ये उस सीरीज की तीसरी वीडियो है, तीसरी डिबेट है। कई सवाल ऐसे थे जो छूट गए थे, उनको दोबारा लेने की कोशिश है। और कोशिश ये भी है कि बातें बहुत ज़्यादा रिपीट ना हो। कुछ तो रिपीट हो जाएगी, लेकिन कोशिश ये है कि एक समान नागरिक संहिता के ऊपर जो बातें हो चुकी है, जिनमें बातों में ये बात हुई थी कि एक समान नागरिक संहिता क्या है, क्या ये दैवीय है, दैवीय मतलब क्या है, ये ऐसी चीज़ है जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर बदलाव किया जा सकता है तो फिर अभी तक बदलाव क्यों नहीं हुआ, कौन है इसके पीछे जो बदलाव नहीं होने दे रहा है, किसके हित जो है वो उनकी पूर्ति हो रही है एक समान नागरिक संहिता न बनाए रखने। और फिर दूसरी बात ये हुई थी कि एक समान नागरिक संहिता क्या पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता है कि नहीं है, किन कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें समानता नहीं है। ठीक है, फिर ये भी बात हुई जैसे मुस्लिम नहीं है इस देश में, कई ट्राइब हैं, उनमें क्या उसी तरीके से चीज़ें थोपी जा सकती है। ठीक है, और अगर एक समान नागरिक संहिता बने तो वो उसका आदर्श क्या हो, क्या वो हिंदू कोड भी उसका आदर्श हो, क्योंकि हिंदू कोड भी अपने आप में आदर्श स्थिति नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को लेके हम लोग पिछली 2 डिबेट कर चुके हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि आप वो डिबेट आप सुन लें। ठीक है, क्योंकि उस डिबेट से कोशिश ये है कि उस डिबेट से हम आगे की बात करें। जो लास्ट डिबेट हुई थी उसमें एक पॉइंट पे बात रोक दी गई थी। उसमें यह था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे हमने बात नहीं की थी, और एक बात और थी कि कांग्रेस के किरदार पे भी बात नहीं की थी कि कांग्रेस का किरदार कैसा रहा। ठीक है, उसने क्यों मुस्लिम रिफॉर्म को होने नहीं दिया, उन आवाजों को नहीं सुना जो रिफॉर्म की आवाजें थी। ठीक है, और इसमें यह भी थी कि भाजपा की अपनी मंशा के ऊपर बात हो रही थी कि वो उसकी मंशा क्या सुधार की है, कि क्या वो उसकी मंशा ये है कि वो एक बदला लेने वाली है ना, एक पुरुष मानसिकता है कि मुसलमान 4 कर सकते हैं और हम एक ही कर रहे हैं, तो मुसलमानों मुस्लिम पुरुषों के जो हित है उनको हित कह रहा जो उनके विशेषाधिकार उसको रोक दिया जाए। इस तरीके की बातें भी हम लोग उस दौरान हमने की थी उन वीडियो में। तो आज उससे थोड़ा सा आगे से बात शुरू करेंगे, और कोशिश ये है कि सारी बातें जो है रिपीट ना हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ रिपीट ना हो, इसलिए आप वो पुरानी वीडियो देख लें। तो आज हमारे साथ जो हैं सारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ नए चेहरे भी आपको नजर आएंगे, जैसे कि मुशब्बिर अंसारी हैं, ये एडवोकेट हैं, और ये हमारे पसमादा कार्यकर्ता भी हैं। वकार भाई को आप जानते हैं, महासचिव हैं हमारे, इनको आप जानते ही हैं। फैयाज अहमद फैजी साहब लगातार वीडियो करते ही इनसे भी आपकी अब उन्होंने भारतीय संस्कृति के हिसाब से नमस्ते भी कर ही दिया है। और फिर एक नई साथी जुड़ी हैं, आमना बेगम अंसारी। ये आप शायद वहां से ना, राजस्थान जी, जी, रहने वाली जयपुर हैं। से। जी जी, जयपुर से हैं। ठीक है, तो अभी अभी हम शुरुआत फैयाज भाई आपसे ही करते हैं, क्योंकि आपका पहले काम भी है जी। यूसीसी के ऊपर कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर मैं सबसे पहले आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में आपने बताया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दरअसल अशराफों का पर्सनल लॉ है, और ये दरअसल जातिवादी संगठन है और जातिवाद को बढ़ावा देने का काम करता है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें, क्योंकि कोई भी ये बात पहली बार सुनता है तो उसको हजम नहीं होती। अपना पहले आप, मैं चाहता हूँ ब्रीफ में आप थोड़ा सा समझा दें। मैं आपको जी, सोलो कर रहा हूँ। ठीक है। जी, जी, अच्छी बात। देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सबसे पहले मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का बैकग्राउंड समझने की आप कोशिश कीजिए। देखिए, बँटवारे से पहले मुस्लिम लीग, उससे पहले जो है सेपरेट इलेक्टोरेट और इस तरह की जो चीज़ें थी, एक प्रेशर ग्रुप था जो भारतीय ब्रिटिश सरकार पे या फिर कांग्रेस पे दबाव बना के अशराफ के हितों का उसके जो हित है सत्ता वर्चस्व उसको मेंटेन रखने का। बँटवारे के बाद इस तरह कोई प्रेशर ग्रुप नहीं था। तो एक पर्सनल लॉ की आड़ में एक प्रेशर ग्रुप बनाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया गया। ये इसका मूल इसके है, ये खुल के नहीं कहते हैं। अशराफ का जैसा कि चरित्र रहा है कि हर चीज़ को वो इस्लाम और मुसलमान के नाम पे करता है। तो कांग्रेस पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी होती है पार्टीशन के बाद, देश आजाद होने के बाद, उसके अंदर अशराफ नेता, अशराफ के सत्ता वर्चस्व उनके हितों की रक्षा के लिए अपना सिस्टम बनाए हुए थे। सारे मुस्लिम लीगियों को गांधी टोपी पहना पहना के वो सत्ता और प्रशासन में भागीदार बना रहे थे।
एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन उसी में हुआ, थोड़ा समय के बाद हुआ, थोड़ा समय लगा सोच विचार में, ये हुआ। और इनके पास एक अच्छा वो है, ये उसका बैकग्राउंड है। दूसरा, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें कुछ मैं कहता हूँ कि उसमें ये जातिवाद और अशराफवाद, सैयदवाद तो है ही है, नियोप्टिज्म भी खुल के है कि एक ही खानदान विशेष के और कुछ चंद घरानों के लोग ही वहां बैठ के जो बहुत शान से कहते हैं कि हम सऊदी के हैं, तो हम फलाने के हैं, तो हम अरब से आए हैं, तो हम ईरान से आए हैं, अपने विदेशीपन का रौब झाड़ते हैं, और हम देशज पसमानदा को हकीर समझते हैं, कमीन समझते हैं, रजीक समझते हैं, खुलेआम कहते हैं। उनकी उसमें कोई जगह नहीं, कोई भागीदारी नहीं, महिलाओं को भी इन लोगों ने भागीदारी नहीं दिया था, लेकिन बाद में जब थोड़ा भारतीय जनमानस का दबाव बना है तो महिलाओं को उसमें जगह दी गई। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात है, उन्हीं की बीवियां हैं, अपने घरों की औरतों को लाके उन्होंने उसमें रख रखा है, जो बस उन्हीं के तोते की तरह बनती है। मतलब आप देखेंगे कि स्पष्ट रूप से महिलाओं की भागीदारी भी नगण्य है। अब आते हैं जो 90% मुस्लिम है इस देश में, उसकी कहीं से कोई भागीदारी नहीं है। तो वो इस्लाम और मुसलमान के नाम पे कहते तो हैं, और बाकायदा उसकी ब्रांडिंग की गई पसमानदा समाज में, पसमानदा में, और अदर देन जो पसमानदा अशराफ को छोड़ के इस देश के अंदर जो भारतीय जनमानस है, उसकी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाकायदा ब्रांडिंग की गई। और इसका उभार शाहबानों के टाइम पे आप देख सकते हैं कि बाकायदा मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पे, जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम तुष्टिकरण अशराफ तुष्टिकरण ही है, उसकी ब्रांडिंग की गई। धार्मिक एतबार से पसमानदा के दिलो दिमाग में बैठाया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये है वो है, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह कानून चलेगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अभी मैं उसके मजमूए कानून इस्लामी पे भी बात करना चाहूंगा, अगर आप चाहे तो अभी कहूंगा या फिर उस बाद में करूंगा, लेकिन मुझे मजमूए कानून इस्लामी पे भी बात करने का मौका दीजिएगा। तो उसकी एक ब्रांडिंग की गई पसमानदा, जी जी, अगले से पसमानदा, हाँ, पसमानदा को मानसिक रूप से, भारतीय जनमानस को मानसिक रूप से, राजनीतिक पार्टियों को, सामाजिक संगठनों को मानसिक रूप से तैयार किया गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अकेली भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था है। इसलिए ये, इसका नाम तो पर्सनल लॉ बोर्ड है, लेकिन ये सिर्फ पर्सनल लॉ, आप जानते हैं शादी ब्याह तलाक और जो भी जो उत्तराधिकार उससे कंसर्न है, लेकिन ये हर मामले में अपना टांग अड़ाते हैं। और ये पूरा एक भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि सभा बना के अपने को प्रस्तुत करते हैं, मीडिया में भी, सरकार में भी, भारतीय जनमानस में भी, पसमानदा में भी। और आप देखेंगे तो एक तरह से मैंने एक ट्वीट भी किया था कि ये पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं भारत सरकार के। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ नहीं है ना, इसको पर्सनल लॉ से कोई लेना देना है, ये एक प्रेशर ग्रुप है जो अशराफ अपने सत्ता वर्चस्व के निर्धारण के लिए बना के रखा हुआ है, और इसमें कुछ नहीं। बाकी बैकग्राउंड के तौर पे मैंने बताया। और दूसरा, ये इस्लाम और मुसलमान का नाम लेके आगे करते हैं, इस्लाम को आगे रखते हैं ढाल के तौर पे, और पीछे से अपने सैयदवाद अशराफवाद को उसमें बढ़ावा देते रहते हैं। जी, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब हमारे साथ एडवोकेट साथी भी जुड़े हुए हैं, तो मुशब्बिर भाई हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुशब्बिर भाई आप इस थोड़ा समझाएं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का संवैधानिक अधिकार क्या है, क्या वो वाकई भारत में भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, वो उसकी उसकी जो है संवैधानिक स्थिति में समझना चाह रहा हूँ कि उसकी लीगल स्टेटस क्या है इसका, मुशब्बिर भाई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक सिर्फ एनजीओ की तरह है। एनजीओ है, रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, इसकी कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है, मैं आपको बता दूं। और बिल्कुल मैं एग्री करूंगा फयाज भाई से, एक प्रेशर ग्रुप की तरह क्रिएट किया गया है ये, और सिर्फ मुस्लिम मसाइल को जो है डाइवर्ट करने के लिए। और जो इसका मेन इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव बताया हुआ था कि ये मुस्लिम लॉ की कोडिफिकेशन की बात करेंगे, जो उन्होंने आज तक नहीं किया। आप देखेंगे अभी तक हमारे मुद्दे वहीं के वहीं हैं, और ये ज़्यादातर जो है इलेक्शन के टाइम जो है ये इकट्ठे होते हैं, रैलियाँ करते हैं बड़ी बड़ी, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट से बार्गेनिंग करते हैं। आप देखते हैं इसमें इसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स हैं, तो बार्गेनिंग करने के बाद ये अपने राज्यसभा की सीट के लिए असेंबली में सीट्स लेने के लिए बार्गेनिंग चलती रहती है इनकी। इसके अलावा इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ मुशब्बिर भाई कि अगर सिर्फ ये एनजीओ की तरह है तो इतनी मजबूत कैसे हो गई। हम लोग को तो यही लगता था कि वो एक कोई संवैधानिक पद मतलब संस्था है, जिस तरीके से और संस्थाएं हैं, तो ये इतनी मजबूत कैसे हो गई, मतलब कैसे, मतलब हम तो यही देख रहे हैं कि बहुत मजबूत है वो।
उसके पीछे बैकग्राउंड यही है कि एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है ये, और माशरे में ये पैगाम दिया जाता है कि आपका इस्लाम खतरे में है और हम उसके मुहाफिज हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। और जब ये पैगाम, क्योंकि जज्बाती मुसलमान होता है, उनकी बातों में आ जाता है और फिर इस तरह से इनको मजबूती मिलती चली जाती है। लेकिन अब लोग जाग रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ों को, और अब इनकी जो है पूरी की पूरी सत्ता जो है खतरे में आती हुई दिख रही है इनको। और वो दिन दूर नहीं जब इस तरह की बहुत सारी तंजीमें जैसे आप चला रहे हैं अभी पसमानदा और भी जो है एडवोकेट्स इसमें आगे आ रहे हैं। और जैसे अभी हाल ही में देखा था आपने सन 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होगी, तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ लॉ डायरेक्शन दिया था मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड लॉ को। उसके बाद डिपार्टमेंट लॉ ने जो है एक लॉ कमीशन के तहत इस काम को लिया और सजेशन मांगे। तो देश के तमाम जो है एनजीओ से, तमाम मदारिस से, इसके अलावा एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी से और तमाम सोशल इकोनॉमिक जितनी भी एनजीओ देश के अंदर है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम ईसाइयों की, सभी ने अपने सजेशन दिए। लगभग 70,000 से ज्यादा सजेशन आए उसमें। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सजेशन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आए, उनका तो कोई सजेशन था ही नहीं एग्जैक्टली, मैं बताऊंगा आपको। अच्छा। वो तो रिफॉर्म चाहते ही नहीं है, वो रिफॉर्म चाहते ही नहीं है। इसका मतलब ये 70,000 के जो सजेशन आए वो कहाँ से आ गए, सवाल ये है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दरकिनार किया जाए, इनकी बात न सुनी जाए, तो हमें खुद आगे आना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा हमारे मसाइल क्या हैं। जी जी, इस पे हम बात करेंगे, इस पे बकर भाई से पूछेंगे। आमना जी, आपसे सवाल ये था कि हमने ये देखा, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, हमने ये देखा कि जब तलाक का मामला चल रहा था तो उस दौरान इन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो बहुत खुल के उसका विरोध कर रहा था, रैलियां भी निकाल रहा था इसके खिलाफ, और मुस्लिम लड़कियों को भी, औरतों को भी रोड पे ला रहा था, है ना। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी ने भी साइन किया था कि हमको वही पुराना वाला शरीयत कानून चाहिए, वही चाहिए, वही ठीक है, ठीक है। तो अब वो, अरे भाई अब्दुल्ला, घर की बात ना करो भाई। दिक्कत हो सकती है। नहीं, घर की बात नहीं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि एक माहौल बना दिया जाता है ना। अब वो हॉस्टल के सामने ही खड़े हैं कि भाई साइन कर दो, तो उन्होंने उनके खुद के रिकॉर्ड के साथ 3 लाख साइनें पहुंचा दी थी उन्होंने कि भाई हमको, मुस्लिम औरतें ही कह रही कि हमको कोई रिफॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है। और ये पूरा ट्रेंड भी किया था ना। तो इसीलिए, क्योंकि आमना जी खुद महिला है, मुस्लिम महिला, इसीलिए मैं उनसे ये सीधे सवाल कर रहा हूँ, आप इसको कैसे देख रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ के इस रुख को? क्या आप खुद औरत है, तो आपके अड़ोस पड़ोस की जो औरतें हैं वो क्या इस कानून जो सुधार हुआ उसके पक्ष में थी, नहीं पक्ष में थी? क्या उनको वही पुराना वाला कानून उनको ठीक लग रहा था? तो उस पर थोड़ा सा आप अपनी व्यक्तिगत बातें करिए, मैं आपको सोलो कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जहां तक मेरी बात है, मैं तो बहुत ही वोकल हूँ इस बारे में कि सिर्फ ट्रिपल तलाक ही नहीं, बहु विवाह और ऐसी हर चीजें जानी चाहिए जो वुमेन को सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखती है। और जहां तक बात है मेरे आसपास की औरतों की, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, औरतें ज्यादातर सोशल पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर अपने विचार बनाती नहीं है। वो घरों के अंदर अपने काम में इसमें खुश भी रहती हैं। एक ऐसा भी तबका होता है। दूसरा तबका होता है जो चीजों को पढ़ता है, सुनता है, बट उन्हें बहुत डिटेल में चीजें समझ नहीं आती हैं, उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है। मोस्टली हमारे सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि हम औरतों को एक जेंडर रोल में देखते हैं। वो जेंडर रोल होता है कि आप किचन का काम कीजिए या आप घर संभालिए, आपको इन सब चीजों से क्या लेना देना है। तो उस वजह से भी बहुत हतोत्साहित होती हैं विमेन। लेकिन जो विमेन समझ सकती हैं, जिनकी अपनी सोच है, जो इस बात को समझती हैं कि इस्लाम के आड़ में जो चीजें ये लोग बचाना चाह रहे हैं वो एक्चुअली इस्लाम नहीं है, उनके खुद की हित है। एक एनजीओ बॉडी है जिसके पास बहुत सारी पावर है, वो अपनी पावर को बचाना चाह रहा है। जब मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को देखती हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि इनके पास कितना पावर है। ये एक किंग के सिस्टम के जैसा है, क्योंकि इन्होंने कोडिफिकेशन भी नहीं की है। मुस्लिम जैसे हिंदू बिल कोड है, वो वहां पे लिखा हुआ है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, उसके फ्लॉज पॉइंट आउट कर सकता है, फिर वो कैसे हमारे आज के लाइफ में कितना प्रभावी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको रिफॉर्म करना चाहिए, इस पे बात हो सकती है। यहाँ तो इन्होंने कुछ कोडिफिकेशन भी नहीं किया है। आपको कुछ भी चाहिए, जैसे वो किंग के जैसे बैठे हुए हैं, आप उनको अप्रोच कीजिए, फिर वो बुक्स में से पढ़ेंगे, फिर वो अपना फतवा दे देंगे। तो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपने हितों को बचा के रखा हुआ है, कितने अच्छे तरह से एक सिस्टम मैनेज किया है, एक
मोनार्की जैसा सिस्टम मैनेज कर रखा है डेमोक्रेसी के अंदर। विमेन को ये सब बातें समझ नहीं आती है, उसे सिर्फ इस्लाम का डर दिखा के चुप करा दिया जाता है। जब वो इतना डरेगी, वो कुछ भी बोलेगी, तो उसको, एक तो हमारा सोसाइटी ही पैट्रियार्की है, ये ओवरऑल इंडिया है, आप हिंदू में देख लेंगे, मुस्लिम में, सब में, बट अदर कम्युनिटी की हालत मैं मानती हूँ हमसे बेटर है। तो एक ये हो गया। दूसरा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में जो लोग बैठे हैं, मुझे नहीं लगता वो 90% मुस्लिम तबके से उनका कुछ लेना देना है, ठीक है। अशराफ की औरतें क्योंकि कहीं ना कहीं एलीट क्लास होती है या फिनेंशियली बेटर होती हैं, तो उनके यहाँ जो सिस्टम है उनसे हमें कंपेयर करना बहुत नाइंसाफी है। हमारे यहाँ औरतों की जब डिवोर्स हो जाता है तो उसका फ्यूचर खत्म हो जाता है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना? जब 3 तलाक देकर उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो इतनी बेसहारा हो जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी जिंदगी गुजर बसर करेगी। तो हमारे यहाँ बहुविवाह इतना चलता नहीं है। ये जो पॉलीगैमी है, आप उसको बैन करेंगे तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो ये पॉलीगैमी है, भले ही मर्द उसकी शादी ना करे, बट उसका जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो तो हमारी औरतें झेलती है ना। कुछ भी उससे गलती होती है तो उसके मन में ये डर बैठा रहता है ना कि हम, ये तो दूसरी ले आएगा तो मैं क्या करूंगी, वो वहीं पे सेकंड क्लास सिटीजन बन जाती है। तो ये सारी बातों को तो कभी डिस्कस ही नहीं किया जाता। हमारी प्रॉब्लम, पाशमानदा विमेन की जो प्रॉब्लम है, उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। और ये हमारे सर पर बैठे हुए हैं, पता नहीं किस तरह से एक एनजीओ होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रखने वाले लोग बैठे हुए हैं। तो ये बहुत नाइंसाफी है। इसके बारे में सिर्फ बात नहीं करनी पड़ेगी, इसके बारे में मुस्लिम औरतों को, स्पेशली पाशमानदा औरतों को अवेयर करना पड़ेगा कि आपको जो ये चुप करा रहे हैं बार बार इस्लाम का नाम लेके, ये झूठ है। आप इसको पढ़िए, लिखिए, समझिए और अपने हक की बात कीजिए। अगर उनको लगता है इस्लाम के खिलाफ है तो आपको जाए कोर्ट में बात करें कि कैसे इस्लाम के खिलाफ क्या है। अगर औरत अपना राइट मांगती है, ये इस्लाम के खिलाफ है, आप ऐसे डायरेक्ट बोल रहे हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इसमें औरत को क्या एक्सप्लेन करना है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। जो भी साथी क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो लाइव देख रहे हैं, वो क्वेश्चन भी अपना कर सकते हैं, हम उनका क्वेश्चन लेते रहेंगे आखिर में, डिबेट के आखिर में। वकार भाई, अब आपसे सवाल है, तो आपने सबका सुन लिया, क्योंकि आप महासचिव है पसमानदा महाज के, तो इसलिए सबसे आखिर में आपको सबको सुनने के बाद आपसे बात हो रही है। पहली बात, जैसे मेरे दिमाग में आता है कि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, फिर हमने देखा कि शिया पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, फिर महिला पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, तो मेरे दिमाग में पसमानदा पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं बन सकता है? हमारी अपनी जो अब एनजीओ ही तो है, हम अपना भी एनजीओ बना सकते हैं पर्सनल लॉ बोर्ड के। तो अच्छा, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही वकार। हाँ वकार भाई, अनम्यूट हो गए आप। ठीक ठीक ठीक, अनम्यूट हो गए। जी जी। हाँ, अभी एक बात हो रही थी, इस पे मुसव्विर साहब ने बताया कि वो कोई लीगल बॉडी नहीं है, वो उसके बाद भी इतनी पावरफुल है वो। एक चीज देखिए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, वकार भाई थोड़ा स्क्रीन अपनी सही कर ले, इमेज आपकी साफ, मतलब पूरी वो नहीं आ रही, बीच में आ जाए थोड़ा सा और लेफ्ट। वकार भाई आरएसएस भी लीगल बॉडी नहीं है, वो उसी तरह से है। यस 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 यस, मैं वही कहना चाह रहा था जी, एकदम जो आपने बात कही, मैं यही कहना चाह रहा था कि आरएसएस भी लीगल बॉडी नहीं है। और दूसरे, नेहरू, गांधी, XYZ जो कांग्रेस के लोग थे, ये क्या थे? एक सिंपल पार्टी थे, लेकिन अंग्रेज उनको पूरा दे के चले गए। इसी तरह से जब कोई राजा नहीं, तो जिसने ऐलान कर दिया वही राजा हो गया। तो मुस्लिम मसला बोर्ड की हैसियत वही है कि नहीं राजा से काना राजा अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, उस गैप का फायदा उठाया कि भारतीय मुसलमानों में पार्टी वाइज कांग्रेस के पास इस तरह की लीडरशिप नहीं थी मुसलमानों की कि जो कांग्रेस को डील कर पाती, और भी कोई ऐसी बॉडी नहीं थी जो डील करती। इन्होंने एक मुस्लिम मसला बोर्ड बना लिया जिससे वो मुसलमानों को डील करने लगे। अब मुसलमानों का मतलब ही सैयद शेख मुगल पठान होता है, पहले इस चीज को समझना जरूरी है। हम जबरदस्ती जो कूद कूद के मुसलमान बन जाते हैं और मुसलमानों जैसी एक्टिविटी करने लगते हैं, वो हमें मुसलमान जानते ही ना, हमारी हरकतें मुसलमानों जैसी हैं। भाई जैसे हमारे गांव में धोबियाने की मस्जिद अलग है, मियाँ की मस्जिद अलग है, सब वो मियाँ लोग हैं, हम लोग धोबी लोग हैं। तो इसी तरह सोसाइटी में वो हमसे बात नहीं करना चाहते, और इसके पीछे भी उनकी बहुत बड़ी गलती नहीं कह के, हमारी भी गलतियां हैं कि जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो सारे पसमानदा ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं। या जैसे औरतों का जो पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है, उसमें से अगर औरतें एक आवाज उठाती तो कुछ फर्क पड़ता।
अब जब महिला पर्सनल बोर्ड भी बन सकता है, क्योंकि हम पसमानदा महिलाओं से भी हल्के हैं, इसलिए हमारा बोर्ड नहीं बन सकता। इसलिए मैं जेंडर उसमें डिबेट में नहीं पड़ता, क्यों हम तो औरतों से हल्के लोग हैं, हमारे सामने तो माशाल्लाह बहुत आगे हैं। आप वकार भाई, आपकी आवाज बहुत बहुत वो हो रही है, खराब आ रही है। तो हाँ हाँ जी बोलिए। आवाज अभी सही आई क्या? आपका बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है। जी बोलिए 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 वकार भाई। हाँ हेलो। जैसे पहले तो मैं आमिना बेगम साहब को गवाह बना के ये कह दूं कि ये जो डिस्कशन होता है जेंडर का, उसमें भी हम लोग सबसे नीचे आते हैं। भारत की जितनी महिलाएं हैं वो भी MP MLA बनती हैं, लेकिन पसमानदा खासतौर से बड़ी आबादी अंसारी बिरादरी ना लोकसभा में ना राज्यसभा में है, ना विधानसभा में ना विधान परिषद में है। तो जब मर्द नहीं गया तो औरत कहां से आएगी? उनकी औरतें भी बैठी हुई हैं। तो ये उनका औरतों का पर्सनल बोर्ड भी है, औरतों के बड़े बड़े क्लब हैं लखनऊ जैसी जगहों पे, अशराफ औरतों के। तो हम पसमानदा लोग जो है पसमानदा महाज नहीं चला पा रहे हैं। तो उसमें कई बार ये बात आई थी कि एक पर्सनल बोर्ड होना चाहिए, लेकिन हमारे जब उलमा डरपोक भी हैं और आलसी भी हैं। सिर्फ वो एक बार खड़े हो जाएं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बुला के दे देगी उनको, और दिया है, लोगों को दिया भी है किसी न किसी शक्ल में, लेकिन हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं आती है। और वो लोग अकेले जैसे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। वो इतने अच्छे तो हो ही नहीं सकते कि वो गुलामों को अधिकार दे दें। भाई जब हमको निकाब तक नहीं पहनने दिया जाता था हमारी औरतों को, तो वो हमको अधिकार कहां से दे देंगे? अपने बराबर वो नहीं समझते। उनको बराबरी के लिए दो चीजें हमको करना होगा। एक तो उनको रिजेक्ट करना होगा, दूसरे अपनी लीडरशिप को तैयार करना होगा कि देखिए हम हैं बादशाह या हम भी हैं बादशाह। जी जी ठीक है वकार भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही थी, मैं थोड़ा सा। फैयाज भाई हाँ, आपसे जो है ये सवाल था कि हाँ कि आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बारे में बता रहे थे कि वो किस तरीके से वो जातिवादी है। आप कह रहे थे कुछ, मैंने कुछ एग्जांपल भी लेके आया हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं ना, कैसे जातिवादी। फिर हम मुशब्बिर भाई के पास जाएंगे कुछ और सवाल लेके साथ। जी बताएं थोड़ा सा। देखिए नस्लवाद और नियोक्टिज्म जो है बिल्कुल उसमें है, और उनका मकसद मुसलमानों के लिए है ही नहीं, क्योंकि अगर मकसद मुसलमानों के लिए होता, इस्लाम के लिए होता, तो 90% जो मुसलमान है इस देश में उसमें उनकी भागीदारी होती। भागीदारी ना होती तो कम से कम बात होती। तो महिलाओं की तरफ से और पसमानदा की तरफ से ये अपने को प्रतिनिधि बना के प्रस्तुत करते हैं, और हमको पसमानदा को जो देशज है, इंडिजिनस है, उसको इस लायक नहीं समझते कि वो अपनी बात कर सके। अब आते हैं इनकी, देखिए इन्होंने जो कोर्ट की बात चल रही थी, कोडिफिकेशन, इन लोगों ने एक इसी कोडिफिकेशन को दूर करने के लिए मजमूए कानूनी इस्लामी एक किताब इन लोगों ने कंपाइल किया है, और मेन राइटर उनका है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये कई जगह इसके मसौदे को घुमाया गया और बाकायदा मजमूए कानूनी इस्लामी की भी ब्रांडिंग की गई कोर्ट के अंदर, सरकारों में, जो NGOs है देश में, सामाजिक संगठन है उसमें, भारतीय जनमानस में, पसमानदा में, कि भारतीय मुसलमानों के मामले में यही मजमूए कानून इस्लामी, मजमूए कानून इस्लामी का मतलब हुआ कि जो इस्लामिक लॉ है उसका जो है मजमुआ है, मतलब कंपाइलेशन है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन मिलेगा, उर्दू में किताब मिलेगी। हिंदी का ट्रांसलेशन मैंने नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि पसमानदा पढ़े, क्योंकि पसमानदा उत्तर भारत का ज्यादातर हिंदी ही जानता है। लेकिन कोर्ट को ये बावर कराया गया ताकि जो भी आप करें मुसलमानों के जो शादी ब्याह जो भी पर्सनल लॉ है वो इससे आप करें, और उसको बाकायदा उसके आप मुकदमे, जो किताब का प्रीफेस देखेंगे, बड़े बड़े लोगों ने प्रीफेस लिखा है, और उस किताब के लिए पत्र पत्रिकाओं में बहुत उस किताब की ब्रांडिंग की गई कि ये जो किताब जो है कुरान और हदीस पे बेस्ड है और इस्लामिक कानून है। ये जो है डायरेक्ट जो है इसका माखज जो है, जो इसके सोर्सेस हैं, इसमें जो दफा बनाई गई, जो कोडिंग किया गया है शादी ब्याह और उत्तराधिकार और वक्त के मामले में, ये सब कुरान और हदीस के आधार पे है। इसकी पूरी एक ब्रांडिंग की गई। अब आप देखिए, एक मौलाना है बहुत बड़े जो है, इन लोगों का नाम भी पूरा लखनऊ से लेकर मक्का मदीना तक होता है, हजरत मौलाना अबुल हसन अली हसनी हुसैनी नदवी। मक्का पहुंचे कि नहीं हम लोग?
लखनऊ से मक्का तक नाम होता है इन लोगों का, उन्होंने इसके प्रीफेस में लिख रहे हैं कि जो है ये जो किताब हम लोगों ने कंपाइल किया है, इसका माखज डायरेक्ट कुरान और हदीस से है। इतना बड़ा झूठ लिखा इस आदमी ने। उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो एक एक, जैसे कुफू का सिद्धांत बताते हैं कि एक जो है अपर कास्ट की शादी लोअर कास्ट से नहीं हो सकती, यानी सैयद जो है जो भंगी का कुफू नहीं है, इसके लिए वो कुरान हदीस का माखज नहीं देते, फिक्र की किताबों से देखते। उसमें कोई एक ऐसा दफा नहीं है, कोई ऐसा कोड नहीं है जिसको ये डायरेक्ट कुरान हदीस से उसका हवाला या रेफरेंस देते। ठीक, अब देखिए ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसी के आदमी से मैं इसकी झूठ की पोल खुलवा देता हूँ। एक जो मौलाना और थे वकार फैयाज भाई, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, और ये किस वजह से आवाज मिल रही है? नहीं आ रहा, नेटवर्क खराब है, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो अभी ठीक आ रही है आवाज? नेटवर्क में अभी तो ठीक आई, बीच में नेटवर्क मेरा तो ठीक दिख रहा है, आपका नेटवर्क खराब है क्या? क्योंकि आवाज अभी तो अभी आ रही है, हो सकता है अभी ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि एक मौलाना ये उसके मुकदमे में, उसके प्रीफेस में लिखते हैं कि इस किताब में जो कुछ भी लिखा गया है कुरान हदीस से डायरेक्ट लिखा गया है। ठीक, मुजाहिदुल कासमी एक बहुत बड़े मौलाना है, ये भी वो उसी मजमूए कानून इस्लामी के जब अपना प्रीफेस लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि इस किताब के तमाम अहकाम के जो मसादिर हैं, यानी जहां से हमने इसको अखज़ किया है, जहां से हमने इसको सोर्स लिया है, वो सब जो है मुस्तनद कुतुब फिकहिया के हवाले से है, यानी जो मुस्तनद फिक्र की जो किताबें हैं उससे हमने लिया है। उसी किताब के प्रीफेस में एक अशराफ मौलाना लिखता है कि कुरान हदीस इसका माखज है, दूसरा अशराफ मौलाना लिखता है कि जो है फिक्र इसका माखज है। देखिए आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं, और पसमानदा के दिमाग में ये बैठाया है कि ये मजमूए कानून इस्लामिक वैसे ही जैसे कुरान हदीस है इसका माखज वही है, बाकायदे पद पत्रिका में इसकी ब्रांडिंग की गई। तो कहीं इसके किसी दफा के फेवर में हमको पसमानदा को खूब अच्छी तरह समझ आइए कि इस्लाम के नाम पे, अल्लाह उसके रसूल के कानून के नाम पे ये जो माल बेच रहे हैं अशराफवाद का, सैयदवाद का, इसको हमें समझना होगा। उसमें जो भी शादी ब्याह का है, या वक्फ का भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वक्फ के बारे में भी जो अपना पूरा का पूरा अशराफी कानून इस्लाम के नाम पे पसमानदा जो 90% इस देश के मुसलमानों का भाग है उस पे ये चला रहे हैं। तो इनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इनका मजमूए कानून का, एक सेकंड बात, मजमूए कानून इस्लामिक कुछ नहीं है, इस्लाम के नाम पे अशराफवाद सैयदवाद का ही सत्ता वर्चस्व की रक्षा करने के लिए बना हुआ है, और कुछ नहीं। जी अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि हमने इससे पहले वाले डिबेट में और जितने भी इस कंपाइलेशन में जितने मौलाना रहे हैं सब के सब जो नस्लवादी रहे हैं। मसूद आलम फलाही ने किताब लिखा है हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान, उसमें आप एक आदमी का अलग अलग से आप देख सकते। जी ठीक है, मैं अपनी बात कर लूं कि इससे पहले वाले डिबेट में हमने ये बात कर ली थी कि किस तरीके से जो है ये पूरे जो डिबेट जो है ये दैवीय नहीं है, ये जो शरीयत है ये दैवीय नहीं है, इसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन इसको सुधार न करने के पीछे क्या कारण है? जैसे अभी जो बात कर रहे हैं, ये किताब है मसूद आलम फलाही साहब की किताब है हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो वो सारे मौलाना जो जिन्होंने ये फिक्र बनाई या इस तरीके की जो बातें की, जातिवादी बातें की, ऐसे भी फतवे इस किताब में आपको मिल जाएंगे। अशरफ अली थानवी की, अहमद रजा खां बरेलवी जैसे बड़े बड़े आलिमों की फतवे मिल जाएंगे जिन्होंने कहा कि छोटी जात से अगर शादी हो गई तो शादी खत्म। तो कहने का मतलब है कि कौन आपके दिमाग पर कंट्रोल कर रहा है ना? ये कहा जाता है ना कि कौन जो कंट्रोल कर रहा है वो आपको सवाल नहीं करने देगा। ठीक है, वो कहेगा कि अरे ये तो नेचर ही बना हुआ है, इस तरीके से होता ही है। ठीक है, देवबंद की वेबसाइट पे लिखा कि कौन किसके बराबर है, कौन किससे शादी कर सकता है। क्या वो हमने डिबेट हमने शुरू की, क्या वो हटा दी वहां से? या अशरफ अली थानवी ने जो जातिवादी बातें की, जो उन्होंने जो फतवे दिए, क्या उसको हटा दिया गया? आज तक नहीं हटाया गया। ठीक है, और ये सारे इसको पढ़ना हो तो इस किताब को आप देखिए तो समझ में आएगा कि क्यों हम इन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि जातिवाद की जो जड़ है वो अशराफवाद है। अशराफवाद भी नहीं कहूंगा, मैं सीधे सैयदवाद कहता हूँ। इस सैयदवाद मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम सच बता रहे हैं। जी, इल्जाम वो होता है आरोप, ये सच बात हम कह रहे हैं कि ये कास्टिस्ट है, ये नस्लवादी जातिवादी हैं। जी ये और जो भी जो पद है जिस पे बैठे हैं वो उनकी जातियां निकाल के देखिए। इसमें पूरा वो डेटा भी दिया हुआ है, मैं एक बार शेयर भी किया था अपने पेज पे, वो डेटा भी दिया हुआ है जिसमें ये पता कि कौन से पद पर जो बैठे हैं उनकी जाति क्या है।
क्यों नहीं मतलब वो होने दे रहे हैं, ये डिबेट क्यों नहीं होने दे, जब इस्लाम में मुस्लिम समाज में जातिवाद है उसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं होने दे रहे, कौन है जो उसको रोक रहा है? ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा जो है मुशब्बिर भाई से के बाद दोबारा याद है, मुशब्बिर भाई आपसे मैं लीगली ही सवाल करूंगा। जैसे एक सवाल ये किया जाता है कि जो ये संस्थाएं बनी है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, या कि जो तलाक करारी जो क्या बोलते हैं जो शरीयत कोर्ट है, वो एक तरीके से भार भी तो कम कर रहे हैं। इतने तलाक के मामले आ रहे हैं, इतने जो है केस के जो बर्डन है कोर्ट पे बढ़ता जा रहा है। अगर वो बर्डन कम करा दिया जाए, जिसको एक टर्म भी इस्तेमाल मैं उसको देखा था, लीगल प्लूरलिज्म की बात की जाती है ना, कि सिर्फ कानून जो है सिर्फ राज्य बनाए, ये ठीक बात नहीं है। उसको अगर दो पार्टियां आपस में समझौता कर कुछ कानून बनाने से कहा जाता, फैजान मुस्तफा साहब को मैंने पढ़ा था इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने कहा था कि कई ऐसे मल्टीनेशनल कंपनियां जो ये तय करती कि हम किस कानून के तहत गवर्न होंगे, और आपस में समझौता करके वो अपनी समस्या भी हल करते। तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो ये तो बर्डन ही कम कर रही है जुडिशियल सिस्टम को। इसको किस तरह देखते हैं आप? आपको मैं सोलो कर रहा हूँ, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। जी जी बोलिए। जी लैलिन साहब, आपने कहा कि ये जो पैरेलल बॉडी चल रही है जुडिशरी की, शरिया कोर्ट की, और कहीं ना कहीं ये इंडियन जुडिशल सिस्टम में हेल्प भी कर रही है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि ऑलरेडी भारत में जो है ऐसा कानून है कि आप अपने पर्सनल लॉ से अभी तक गवर्न हो रहे हैं। तो जैसे आपके डिवोर्स के मामले हैं, तो म्यूचुअल कंसेंट से इसमें काजी की भी जरूरत नहीं होती। मैं बताऊँ आपको, किसी भी शरीयत कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको डिवोर्स करनी है अभी एट प्रेजेंट, तो सिंपली 2 विटनेस चाहिए आपको, और एक कोरे कागज पे आप लिख सकते हैं डिवोर्स, तलाकनामा। इसमें शरीयत कोर्ट की कहीं गुंजाइश नहीं है। हेलो, सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपने उससे? मैं ये एक बात कहना चाह रहा था कि ये कहा जाता है कि इतना बर्डन है कोर्ट के ऊपर, तो अगर ये ऐसी संस्थाएं हैं, और एक डेटा ये भी लेके आया गया है कि जो शरीयत कोर्ट के पास जाती है वो दरअसल औरतें ज्यादा जाती हैं, और वो जो है तलाक मांगने जाती हैं, और मर्द जो जाते तलाक अपने शादी बचाने जाते हैं। एक तो ये डेटा भी फैजान मुस्तफा साहब कोट करते हैं ना, और ये कहते हैं कि इस तरीके से ये एक आउटडेटेड सोच है कि कानून सिर्फ राज्य बनाए थे। ठीक है, अगर वो आपस में पार्टियां कानून बना के लेकिन मैं समझ गया आपकी बात। इसमें एक समस्या ये है, आप ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से हमने अपनी सारी प्रॉब्लम्स शरीयत कोर्ट को दे दी, और हमने वहां एग्री कर दिया कि हम इससे गवर्न होना चाहते हैं। अब सवाल इसमें ये उठ रहा है, क्या वो कानून जो है डिस्क्रिमिनेटरी तो नहीं है? कहीं उनके अधिकारों को हनन तो नहीं कर रहा? वो चेक कौन करेगा? तो वो चेक करने के लिए हमें चाहिए। अभी सवाल यही आ रहा है, जैसे अभी पॉलीगैमी की समस्या आ रही है। एक मुस्लिम महिला को हमेशा डर बना रहता है कि मेरा हस्बैंड जो है दूसरी शादी कर लेगा, तीसरी कर लेगा, चौथा कर लेगा, और पूरी जिंदगी वो इसी डर में जीती रहती है, जबकि दूसरे मजहब में ऐसा नहीं है। तो अब ये वक्त आ गया है, इसको एंड करने की जरूरत हो गई है। अब मेरा मानना यह है कि अब शरीयत कोर्ट जो चला रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, जैसे उन्होंने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी किताब भी लिखी है, कानूनी मजमुआ, एक जमा करके, पुरानी किताब है इनकी, पुरानी किताब है, और वो लिखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज लिखी है, इससे पहले भी कई किताबें आई हैं उनकी। और उसका कुछ उनमें प्रीफेस में बता रहे थे कि उन्होंने कहा है कि ये पूरी डायरेक्ट कुरान से ली गई है, और दूसरे साहब ने उसका रिव्यू किया तो उन्होंने कहा ये फिका से लिया गया है। तो सवाल यही है कि डायरेक्ट, देखिए, बीइंग ए मुस्लिम, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, और कुरान से बाहर तो मैं भी जाके बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ये कंसेंट दिया हुआ है, कुरान से मैं गवर्न होता हूँ। मेरा मानना है कुरान डिवाइन है, बट फिगर डिवाइन नहीं है, और जो एट प्रेजेंट शरीयत हमारे सामने है वो भी डिवाइन नहीं है। इसमें बहुत सारे इजमा हुए हैं, कयास हुए हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हमने मनगढ़ंत अपनी तरफ से लगाई हुई है अपने रीजनिंग के आधार पर। उस जमाने में रीजनिंग सही हो सकती है, आज के जमाने के हिसाब से नहीं है। जैसे आप पॉलीगैमी को ले लीजिए, आप पॉलीगैमी में जैसे कुरान की जो आयत है सूरह निसा में कि यू आर अलाउड टू मैरी 1, 2, 3 और 4 इफ यू कैन ट्रीट देम जस्टली, सिंपल सा कुरान ये कहता है। ये किस कंटेक्स्ट में? सवाल ये है। अब बहुत सारे आजकल के ऑथर आ रहे हैं, बता रहे हैं इसका कंटेक्स्ट कुछ और है, क्योंकि जंग हुई थी उस जमाने में, और बहुत सारी मतलब एक प्रोपोर्शनेट में आबादी नहीं रही, मेल जो थे कम थे,
फीमेल ज्यादा हो गई थी, जंग में मारे गए थे, उस हालात में ये आयतें आई थी। और इसके अलावा यतीमों के बारे में ये आयतें आई थी। तो उस बात की चर्चा करने की जरूरत है जो मुस्लिम पर्सनल अबॉर्ड आज की डेट में करने को तैयार नहीं है। तो अब किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइन कहीं से है ही नहीं, वो एक ठीक है, इशारा था। इसी ठीक है। तरह मैं बहुत सारी चीजें हैं। जी जी, मैं आपकी बात समझ गया। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल ऐड कीजिए। जी देखिए, ये जो कहा गया कि डिवाइन नहीं, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मजमूए कानून इस्लामिक का जो प्रीफेस पढ़ेंगे या उसके लिए जो पत्र पत्रिकाओं में अखबार में अशराफ उलमा की तरफ से लिखी गई, उसको सीधा शरीयत मोहम्मदिया, शरीयत इस्लामी के अहकाम और उसका जो है कि अजीम अमानत है, ये पूरा उसकी इस तरह से ब्रांडिंग की गई कि वो जो है कुरान हदीस का डायरेक्ट है, जो डिवाइन है, जिससे आप भाग नहीं सकते। और पसमानदा को ये समझाने की कोशिश किया गया कि ये इसका इनकार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इनकार, मजमूए कानून इस्लामी का इनकार, अल्लाह के रसूल का इनकार है, और अल्लाह का इनकार है, कुरान का इनकार है, हदीस का इनकार है। देखिए अब मैं बताऊं किस नहीं मैं बात पूरी कर मैं बात पूरी कर दूं, ये किस तरह से। देखिए, जबकि मैं कुरान से इनके काउंटर करता हूं कि कुरान ये साफ कहता है, कुरान ने कई जगह ये बात कही है। और मेरी एक लाइन है, मैं हमेशा कहता हूं कि इस्लाम पे, कुरान पे, अल्लाह के रसूल पे सबसे ज्यादा जुल्म अशराफ उलमा ने किया है। और कुरान ये कहता है कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधे। ये कानून अपना बनाते हैं, अपने घर में कहते हैं कि अल्लाह का कानून है, तो अल्लाह के ऊपर झूठ बांध रहा है, तो अल्लाह ऐसे लोगों को जालिम कह रहा है। ये उसमें के जालिम है, ये कुरान से साबित है। जी अब आप बात आगे बढ़ाएं। जी जी, मैं वही बात कह रहा था कि कुरान हिदायत की किताब है, आप उसको कानून की किताब बना दिए हैं कि और उससे कानून निकाल रहे। मेरे अपना अलग टेक है, ठीक है। आमना जी देखिए, पॉलीगामी के ऊपर ही बात चल रही, तो मैं चाह रहा था आपका भी टेक आए, है ना, क्योंकि जब महिला के मुद्दे उसमें महिला बोले ज्यादा अच्छा लगता है, समझ में आता है कि अच्छा उनको क्या क्या बात है ये। हाँ जी, आपको मैं सोलो कर रहा हूँ, अनम्यूट है। जी 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 जी, महिला बोले अच्छा लगता है, बट महिला वो हो जो अपनी बात बोल पाए। मैं बहुत सारी महिलाओं को देखती हूँ जो बोलती हैं, बट वही बोलती हैं जो उनको रटा दिया जाता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम नाम की भी चीज होती है। एक स्लेव को उसकी स्लेवरी बड़ी प्यारी भी लगती है, तो ऐसा नहीं है कि हर स्लेव खड़ा होकर अपने गुलामी के खिलाफ बोलेगा। बहुत सारे स्लेव आपको मिलेंगे जो अपने गुलामी से बहुत प्यार करता है और उसको बहुत बढ़ चढ़ के डिफेंड करता है। मैं इसी बात एक बात याद आ गई, मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग जब सर सैयद का विरोध करना शुरू किए थे, तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई, सर सैयद ने अंसारियों को, जुलाहों को बज़ात लिखा था, ठीक है। तो क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूँ वो अंसारी बाहुल्य शहर है, मऊनाथ भंजन। तो उसमें से एक साथी ने लिखा, अगर सर सैयद मैं वो गाली बोलना चाह रहा हूँ कि सर सैयद अगर हमें मादरचोद भी लिखता तब भी मैं उसकी तारीफ करता। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये सोच मेरे शहर की, खासतौर से मऊनाथ भंजन की, के लड़कों की ये सोच मुझे बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद से मैंने एक दूरी बना ली कि भाई इनसे बात ही नहीं की जा सकती। जब वो अपनी गैरत को यहाँ तक गाड़ चुके हैं, तो अब क्या बात की जाए उनसे, क्या बात की जाए। तो जी वही बात मैं बोल रही थी कि औरतें बहुत बोलने वाली मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी जो अपने ही नाइंसाफी को अपने ऊपर किए हुए नाइंसाफी को बहुत सपोर्ट करेंगी। अगर आप फेमिनिज्म की बहुत सारी बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज लिखी जाती है कि औरतें ही होती हैं जो सबसे ज्यादा पैट्रियार्की की सबसे बड़ी कस्टोडियन होती है। घर की वो बड़ी औरत ही होती है जो बाकी जो औरतें हैं घर में या छोटी लड़कियां हैं वो अपने दायरे में रहें, इसको बहुत ज्यादा इन्फोर्स करती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ औरत ही बोलेगी औरत के बारे में तो सही है। मुझे लगता है कोई भी रैशनल इंसान औरत के विषयों पे, मुद्दों पे बात करेगा, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, औरत की रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। दूसरा, आपने एक बात बोली थी कि लॉ के बारे में कि पैरेलल जुडिशरी सिस्टम होना बेटर है। ये तो वो वाली बात होगी ना कि खाप पंचायतें भी तो थी ना, पैरेलल जुडिशरी सिस्टम। नहीं, मैं अपनी पूरी बात, फैजान मुस्तफा साहब ये बात लिख रहे थे कि वो दरअसल बर्डन कम कर रहा है ना, वो ये कह रहे हैं कि पंचायत भी तो बर्डन कम कर रहा है, बट किसके कॉस्ट पे कम कर रहा है? लड़कियों को के ऑनर किलिंग को जस्टिफाई करके भी खाप पंचायतों ने वो दिए हुए हैं। तो हमें एक स्टैंडर्डाइज लॉ सिस्टम चाहिए होता है जहां पे लॉ लिखे जाए। हम बात हमेशा लॉ पे कर सकते हैं ना, लॉ को बदल सकते हैं हम। जो लोग वहां बैठे हैं, अब खाप पंचायत ने अगर ऑनर किलिंग को भी जस्टिफाई कर दिया तो वो तो कुछ भी बोल देंगे। वो बोल देंगे हमारी यही परंपरा है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा सब कुछ है। आप जानेंगे कैसे कि ये है या नहीं है? इसलिए हमारे स्टैंडर्ड लीगल सिस्टम बने हुए हैं। बहुत से लोग सती प्रथा को भी बचाते थे अपने हिंदू धर्म के नाम पे, तो मतलब सती प्रथा सही है? ऐसे नहीं होता ना, आपको आगे आके बात करनी पड़ेगी।
वो रिग्रेसिव सिस्टम जो लोगों के, इंसानों के ह्यूमन राइट को हनते हैं आज के टाइम में, उसको देखना पड़ेगा। आज का जमाना है एक तरह के, कुरान है, आपकी नमाज है, आप दुआ कीजिए अपने अल्लाह से, आप रोजे रखिए, आप हज पे जाइए, ये सब काफी है ना आपके मुसलमान होने के लिए। एक अच्छे इंसान बनिए, लोगों से हमदर्दी रखिए, मोहब्बत रखिए, ये इखलाक होना चाहिए, ये सब काफी है। बट यहाँ पे तो इस्लाम का यूज सिर्फ पावर के लिए होता है। आपको पैरेलल लीगल सिस्टम इसलिए चाहिए क्योंकि आपको पावर चाहिए इस्लाम के नाम पे। दुनिया में ये चीज बहुत पुरानी है, पहले क्रिश्चियन भी अपने गॉड के नाम पे ये सब करते थे, अगर आपको याद होगा। जब तक उनके यूरोप में रिनाइजेंस नहीं आया तब तक यही सब चला है। तो ये जो इस्लाम के नाम पे पावर को लेना है और हम जैसे बेवकूफ पाशमानदाओं को समझाना है कि ये हमारा जो सिस्टम है यही तुम्हारा इस्लाम है, ये बहुत बढ़िया चाल है इनकी और हम इसमें फंस चुके हैं। आज की डेट में मैं किसी पाशमानदा को ही ये बात बोलूंगी उसे समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, अशराफ खुद अब्रॉड जाते हैं, यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, फ्रांस में रहते हैं, ज्यादातर इलीट होते हैं ना, अशराफ होते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो जब ये वेस्ट के कंट्री में जाते हैं, वहां तो ये बहुत अच्छे से लॉ ऑफ लैंड मानते हैं, वहां पे तो कोई शरिया कानून नहीं चलता ना। तब ये लोग ईमान वाले नहीं रहते हैं क्या? इनका तो ईमान सबसे अच्छा रहता है। लेकिन हमें ये बोलते हैं कि तुम अपनी प्रॉब्लम भी लाओगे ना, और जो हमारे अगेंस्ट जाएगा अगर कोई सोल्यूशन, तो तुम मुस्लिम नहीं रह जाओ। फिर हमें झूठी झूठी बातें बोलते हैं कि तुम यूसीसी आ जाएगा तो तुम टोपी नहीं लगा पाओगे, यूसीसी आ जाएगा तो तुम अपने लोगों को दफना नहीं पाओगे। इतने ज्यादा नीचे लेवल पे जाकर के पॉलिटिक्स करते हैं ये। और एक जो पाशमानदा मुस्लिम होता है उसको लगता है अरे हम तो अपने धर्म से चले जाएंगे, बस खत्म बात यहीं पे। तो ये जो काम है ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये बहुत जरूरी काम भी है। हम सिवाय उनके फुट सोल्जर के और कुछ नहीं रह पाएंगे, हमारी कोई डिग्निटी नहीं रहेगी, हमारी कोई शख्सियत नहीं रहेगी अगर हम जागेंगे नहीं तो। हमारी खुद की एक पूरी पैरेलल लीडरशिप चाहिए हमें, जो हमारे लोगों को समझाए और इस गुलामी से आजाद करे, और उसमें लड़कियों की भी एम्पावरमेंट की बात हो। कहाँ पे लिखा, अगर इस्लाम में ये लिखा है तो आप साफ साफ बोलिए कि लड़की एम्पावर्ड नहीं हो सकती, लड़की पढ़ लिख नहीं सकती। अगर ऐसा है तो उसको सामने लाइए। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगी जो थोड़ा इससे हटके है, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को सिर्फ एक रिग्रेसिव पैट्रियार्कल बॉडी नहीं देखती हूँ जो अजीब अजीब फतवे जारी करता है कि तुमने एक मैंने फतवा पढ़ा था इनका कि पानी के ऊपर तलाक लिख दिया हस्बैंड ने, और पानी होता है ना तालाब के अंदर या किसी पानी भरा हुआ, तो वो लड़की देख रही तो उसका तलाक हो गया क्योंकि उसका हस्बैंड वहां पे पानी हाथों से तलाक लिख रहा था। ये कोई तरीका है? ये कोई तमीज की मतलब हद होती है मजाक की भी। इस तरह के तो फतवे देते हैं। दूसरा, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को सिंबल देखती हूँ टू नेशन थ्योरी का। जब आप यूसीसी के बारे में पढ़ते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदू लॉ जो था, हिंदू बिल कोड जो ब्रिटिश ने डाला था, एक्चुअली में वो ब्राह्मण लॉ कोड था। क्योंकि जो शूद्र की लड़कियां होती थी उनकी रीमैरिज होती थी, ब्राह्मण में रीमैरिज नहीं था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, ब्राह्मण को ही लीडर समझा और इनके ही बिल कोड को हिंदू बिल कोड के जैसे अलाउ कर दिया। बट तब से, आजादी के बाद से, ये लॉ कोड बहुत बदल गया हिंदुओं का। मुस्लिम में 1937 में जिन्ना जी ने, इन लोगों ने एक मुस्लिम पर्सनल लॉ अशराफ के कहने पे लेकर आए थे। उसका रीजन दो था। एक तो जो कस्टमरी लॉ थे जो इंडियन मुस्लिम मानते थे वो और भी ज्यादा बैकवर्ड थे उस टाइम पे। दूसरा, एक मुस्लिम को अलग आइडेंटिटी दिखाना बहुत जरूरी था उनके लिए, अदरवाइज वो अपने टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई कैसे करते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उसी का एक सिंबल है आज भी, उसी तरह से एएमयू भी उसका एक सिंबल है। तो मैं इन दोनों को टू नेशन थ्योरी का सिंबल भी मानती हूँ। जी जी जी, मेरी बात हो गई। जी 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 जी। वकार भाई, आपने सबकी बात सुन ली। मैं आपको आखिरी में इसलिए रख रहा हूँ कि आप सब पे कमेंट। लेनिन जी का नेटवर्क गया। हाँ जी, वकार भाई आप अपनी बात रखें। वकार अहमद जी। ठीक ठीक। देखिए, अभी एक बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने कहा, मैं भूल गया था उसको, स्टॉक होम इफेक्ट, स्टॉक होम सिंड्रोम। मैंने, हाँ, स्टॉक होम सिंड्रोम, ये मैंने पढ़ा था। तालिबान के यहाँ कोई लड़की थी, वो कोई आई थी यूरोप से या इंग्लैंड से, वो मुसलमान हो गई थी, ठीक। तो ये इफेक्ट का दोनों तरफ से चेक करने लायक होता है।
कि वो तालिबान से मुतासिर होकर मुसलमान हो गई थी? क्या हम मोदी से मुतासिर होकर के इसी जालिम में तड़प आया, उसी पे हमको प्यार आया? ठीक, जैसे मैं राहुल को अक्सर कहता हूं कि तुम इतने भले हो कि बुरे लगते हो, और मोदी जी कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया, किसी जालिम ने तड़पाया, उसी पे हमको प्यार आया। तो ये भी एक चीज देखने लायक है कि ये सिंड्रोम उस तरह का है कि ये इस तरह का है कि हम यूरोप से कुछ ज्यादा मुतासिर तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यूरोप से मुतासिर पूरी दुनिया है। लेकिन मैं बार बार एक सवाल मेरा रहता है कि यूरोप तो नोबल लाता है, हम नोबल नहीं लाते हैं। उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनकी जैसी भाषा बोलते हैं, उनकी जैसी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या अपने बच्चों को सिखाए हुए हैं नोबल। एक चीज। दूसरी चीज मैं एक बात कहूं कि एक बार बंदी का मामला चल रहा था, तो एक साहब ने कहा कि महंगाई से जनता त्राहि त्राहि कर रही है, बड़ा परेशान है महंगाई से। तो सपा के जिलाध्यक्ष थे, मुबारकपुर से थे, अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा कि अगर जनता इतना त्राहि त्राहि करती तो हमको बंदी के लिए प्लान नहीं बनाना पड़ता। हम इतनी मुश्किल से बंदी का प्लान बना के बंदी कराते हैं, इसका मतलब जनता त्राहि त्राहि नहीं कर रही है, हम बता रहे हैं कि जनता को बता रहे हैं कि महंगाई है। इसी तरह से हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम लोगों को बता रहे हैं कि आपके साथ दिक्कत है। आपके साथ, जैसा आपने कहा सर सैयद के खिलाफ कुछ सुनने को कोई तैयार नहीं है। अगर आप देवबंदी हैं, आला हजरत को गाली दे रहे हैं तो आप ठीक हैं, आप बरेलवी हैं, थानवी को जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन अगर आप पसमानदा मूवमेंट से जुड़े हैं और किसी बुजुर्ग को कुछ कह दिया आपने, तो आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ लगना पड़ेगा। मतलब किसी मसलक के साथ आपको उनका गुलाम हो करके आप लड़ सकते हैं जैसे चाहें। आप नॉन स्टेट एक्टर बन करके आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, वो उन्होंने ऐसा बना के रखा हुआ है। अब हम लोगों को एक मजबूती के साथ कि हम नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, हम भी एक स्टेट है। अब जैसे शिया सुन्नी की जो डिबेट होती है, हम उनमें अगर सकीफा बनु साहिदा घुसा दे थोड़ा ढंग से, नहीं भाई यार पार्टी हम भी हैं, आप हजरत अली और माविया में खेल जाते हो और हजरत साद बिन अबादा दोनों को एकदम इग्नोर कर दे रहे हो। जिन्होंने सबसे पहले खलीफा होने का ऐलान किया, आप उनका नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो वहीं से हमारी पार्टी खत्म होती चली जाती है। और जितने ही आप आते हैं आज की डेट में, पता चला आप तो कुछ हो ही नहीं भाई। हजरत अली और हजरत माविया में जंग चल रही है, आप कहाँ हो उसमें बीच में? आप गधे चराने वाले होंगे, आप सामान ढोने वाले होंगे, आप रसद ले जाने वाले होंगे, तो उनकी चर्चा नहीं होती। चर्चा हमेशा गाजियों की होती है, बहादुरों की होती है, लड़ने वालों की होती है। वो फौज में जो पादरी और मौलवी भर्ती किए जाते हैं, उनको शायद ही परमवीर चक्र कभी मिले। तो इसलिए हम लोगों को, आमना बेगम भी आ गई हैं, तो माशाल्लाह एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम लोग दें लोगों को कि वो हमारे साथ जुड़ करके वो सवाल कर सकें। ऐसा ना हो कि हम ही भाग जाए राजसभा लेकर के, या हम ही को मसला बोर्ड वाले कहें ऐसा है कि आप लोग बहुत चिल्ला रहे हो, आप और फैयाज साहब दोनों लोग आ जाओ और उनको लेनिन मौदूदी साहब को दिल्ली में कहीं वक्त बोर्ड में बैठा दें, मुसब्बिर साहब को सरकारी वकील बना के, हम पूरा काम खत्म सबका। तो मतलब मजबूत रखनी पड़ेगी। मतलब ये दीन बचाओ देश बचाओ वाली बात जी। देखिए अच्छा, ये जो है ना, देखिए आपसे एक सवाल भी है। तलहा रियाज ये आपके पोस्ट पे भी लगातार आपको ट्रोल करते रहते हैं। ये कह रहे हैं कि वकार अहमद साहब, आप अशराफ बनाम पसमादा करके पसमादा के हकूक की मांग कर रहे हो या उन्हें अपना दुश्मन बना रहे हो? आप पसमादा मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, फिर ऊपर लिख रहे हैं कि आप अशराफ बनाम पसमादा क्यों कर रहे हैं? अशराफ के हाथों में क्या है जो आपको हकूक को अदा करे, आपके अधिकार दे? ये बहुत सटीक मारते हैं ये वाला कि अशराफ के पास क्या है। जो कुछ है सब कुछ अशराफ के पास है, मोदी के पास क्या है? हमारा अशराफ चाहेगा तो ही हम कुछ बन पाएंगे। वो जब चाहता है जफर इस्लाम बन के चला जाता है राज्यसभा में, नकवी बन के चला जाता है राज्यसभा में, मोहसिन रजा बन के चला जाता है, बुक्कल नवाब बन के जाता है, शहनवाज हुसैन बन के जाता है। वो कोई भी सवाल जवाब किया जाता है तो उन्हीं अशराफों से ही किया जाता है, उन्हीं से पूछ करके मोदी जी फैसले ले रहे हैं। ट्रिपल तलाक भी देखने से ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम औरतों के लिए इन्होंने काम किया है। मुझको तो ऐसा लगता है
कि जो शिया और अहले हदीस थे, जो थोड़ा मजबूती आ रही है इनके अंदर, इनके लिए, इनको खुश करने के लिए उन्होंने कर दिया है। तो इतने मजबूत मोदी जी पूरे तरीके से अशराफ उलमाओं, अशराफ कायदीन के जरिए गवर्न हो रहे हैं। तो हम अशराफ बनाम पसमानदा इसीलिए कर रहे हैं कि अशराफ ने हमारा जो 341 वाले में कुछ नहीं किया, अपना ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण ले लिया। हैदराबाद में हमको आरक्षण मिलता है, फौरन 8 मदरसे फतवा जाता है कि ये हराम है। जब इनका आरक्षण होता है 5%, उसमें जनरल मुस्लिम होते हैं, तो कोई हराम हलाल का फतवा नहीं आता है। हम जब भी कोई सवाल खड़ा करते हैं सरकारों से, ये डाइवर्ट कर देते हैं उन सवालों को। 341 के बारे में बात करते हैं, 342 की कोई बात ही नहीं करते। ये हमारा 27% आरक्षण है, अगर सिर्फ इसका प्रचार कर दिया जाए या प्रचार कर दिया गया होता, आज हम यादों से ज्यादा सरकारी नौकरी में होते। लेकिन उर्दू मीडिया, अशराफ मीडिया ने 27% आरक्षण को दबा के रखा। ये 341 की बात करते हैं, 342 में उसी नेहरू गवर्नमेंट ने 47 सीटें रिजर्व के रखी हैं एसटी मुसलमानों के लिए। लेकिन मोदी साहब, आप जिस यूनिवर्सिटी से आते हैं, जामिया मिलिया इस्लाम, उसमें 10% आरक्षण है एसटी मुसलमानों के लिए। जी सर, जी सर। ओबीसी के साथ एसटी नाम लेकर के दिया गया है। तो क्या यूपी में अगर एसटी में मुसलमान होते, बिहार में होते, बंगाल में होते, मध्य प्रदेश में होते, झारखंड छत्तीसगढ़ में होते, तो क्या ये मुसलमान 7.5% वाली जो जॉब है उसमें नहीं जाते? 47% जो आरक्षण है, 47 सीटें जो है एमपी की, और 400 सीटें एमएलए की, सैकड़ों सीटें, हजारों सीटें वो है प्रधानी महाप्रधानी की, वहां जाते। लेकिन ये अशराफ हमारी आवाज को दबा रहा है कि हम जो सरकारों से मिलता है या जो सरकारों से हम ले सकते हैं, ये हमको लेने नहीं दे रहा है। इसको ये लग रहा है ये बड़ा दलाल है, हम लोग छोटे दलाल बन के कमाई खाना चाह रहे हैं वहां जाके उसके हिस्से की। इसलिए हमको जो है सरकार से दूर करके अपने सरकार के करीब जाना चाहता है ये, और इसीलिए अवैसी को बुलाया है इसने। लेकिन अब अरविंद त्रिवेदी साहब ने कहा है कि वो तो अशराफ है, सैयद है, अपने आप को अरब से जोड़ता है, पसमानदा नहीं है। तो पसमानदा की आवाजें वहां तक लगी धीरे धीरे। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी जी भाजपा के प्रवक्ता है, सुधांशु त्रिवेदी जी। हाँ, मैंने उनका आभार व्यक्त किया है ट्विटर पे जी। जब अच्छा, अब गौर करिएगा, जैसे एक बात वकार भाई, हाँ जी जी, मुझे बोलने, जैसे ही उन्होंने पसमादा शब्द इस्तेमाल किया, और जैसे ही उन्होंने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो सौड़ हिंदुओं की, तुम खुद अशराफ हो, ठीक है, खुद सौड़ हो, सैयद हो, तो मैं देखा कि वहां पर वो डिबेट उनकी धीमी पड़ गई। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पसमादा डिबेट बढ़ेगी तो इन सैयदवादियों की डिबेट बड़ी धीमी पड़ जाएगी। फिर उनको जवाब देना पड़ेगा ना कि भाई तुम अपने समाज में कितना जो है सामाजिक न्याय रखे हुए हो कि तुम उसको सौड़ हिंदुओं की पार्टी बोल रहे हो, है ना? जी, अब बोलिए फैयाज भाई। मैं वकार जी जो बात कह रहे थे अशराफ पसमानदा की, उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, ये गुलाम बना के रखे हैं पसमानदा को, तो ये नहीं चाहते कि इनका गुलाम आजादी की खुशबू भी पाए, इसीलिए ये सरकार के खिलाफ भड़काते हैं, हिंदू जनमानस के खिलाफ भड़काते हैं, और एक परिधि बना के रखे कि इनका गुलाम बाहर न निकलने पाए। और इन गुलामों में से कोई जब आवाज उठा रहा है, आजादी की बात कर रहा है, तो इनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि हम बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये एक गुलामी का वो एक सिस्टम है, उसमें ये बात मैं ऐड करना चाह रहा हूँ जी। वो नहीं चाहते कि उसका गुलाम कहीं खुल के डिबेट करे, वो गुलामों की तरफ से खुद वो बात करना चाहते हैं। ये हमें इंसान ही नहीं समझते हैं जी। ठीक है, देखिए, जो सवाल करना चाह रहे हैं, जो भी व्यूअर है, वो अपना सवाल कर दें। तो 1 घंटा होने जा रहा है, मैं 20 मिनट और चलेगा, उसके बाद इसको हम